अगर आपको भी अपने जीवन में कुछ बड़ा करना है तो जीके जीनियस पंकज के डेली करेंट अफेयर के हर एक वीडियो के साथ लड़ना है। दोस्तों, आज मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूँ 23 मई 2024 के करेंट अफेयर के इस वीडियो को। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल आप सभी के स्क्रीन पर है। हाल ही में भारत सरकार ने किस देश को $1 मिलियन की मानवीय सहायता देने की घोषणा की है? ऑप्शन है कनाडा, मलेशिया, केन्या या फिर युगांडा। अगर आपको इस सवाल का सही जवाब पता हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर जरूर बताइएगा, और अगर न भी पता हो तो तुक्का लगाइएगा। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, केन्या कंट्री। भारत ने केन्या में आई घातक बाढ़ के बाद की स्थिति को कम करने के लिए $1 मिलियन की मानवीय सहायता देने का वादा किया है, जिसमें 267 लोगों की जान चली गई और 3,80,000 से ज्यादा लोग विस्थापित हो गए। सहायता में 22 टन सामान जैसे टेंट, कंबल और स्वच्छता किट शामिल है, जिन्हें भारतीय वायुसेना के विमान से भेजा गया है। इसके अलावा 18 टन चिकित्सा सहायता, जिसमें जीवन रक्षक दवाएं और सर्जिकल उपकरण शामिल है। इसका उद्देश्य बाढ़ प्रभावित केन्याई लोगों की तत्काल स्वास्थ्य देखभाल आवश्यकताओं को पूरा करना है। तो अगला और दूसरा सवाल है, हाल ही में सेल सुरंग को इंटरनेशनल बुक ऑफ ऑनर द्वारा भारत की सबसे ऊंची सुरंग के रूप में मान्यता दी गई है। अब आखिर ये सेल सुरंग कहाँ है? ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, लद्दाख या फिर अरुणाचल प्रदेश में। उत्तर है ऑप्शन डी, अरुणाचल प्रदेश। सेल सुरंग को इंटरनेशनल बुक ऑफ ऑनर द्वारा भारत की सबसे ऊंची सुरंग के रूप में मान्यता दी गई है। सेल सुरंग अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, जो पूर्वोत्तर भारत में रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण क्षेत्र है। यह तेजपुर तवांग सड़क पर 13,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। यह सुरंग 2,598 मीटर लंबा है और इसका निर्माण भारत के सीमा सड़क संगठन मतलब BRO द्वारा किया गया है। इसके निर्माण को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता मिली है तथा इंग्लैंड की इंटरनेशनल बुक ऑफ ऑनर से इसे भारत की सबसे ऊंची सुरंग माना गया है। तो अगला और तीसरा सवाल है, भारत रसिया संयुक्त उद्यम के अंतर्गत उत्तर प्रदेश में AK-203 असॉल्ट राइफलों का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? ऑप्शन है लखनऊ, कानपुर, ग्रेटर नोएडा या फिर कोरबा में। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, कोरबा। AK-203 असॉल्ट राइफलों का निर्माण भारत और रूस के बीच संयुक्त उद्यम के अंतर्गत किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के कोरबा में स्थापित इस संयुक्त उद्यम का नाम इंडो रशियन राइफल प्राइवेट लिमिटेड है। यह साझेदारी रूस से प्रौद्योगिकी हस्तांतरण को सुगम बनाने तथा 6 लाख से अधिक राइफलों का स्थानीय उत्पादन संभव बनाने के लिए बनाई। उत्पादन का उद्देश्य भारतीय सेना की आवश्यकताओं को पूरा करना और पुरानी राइफलों को अधिक आधुनिक उपकरणों से बदलना है। यह उद्यम 2019 में स्थापित किया गया था और इसमें भारतीय और रूसी दोनों रक्षा क्षेत्रों की महत्वपूर्ण कंपनियां शामिल हैं। तो अगला सवाल जानने से पहले चलिए जानते हैं 23 मई 2024 को क्या स्पेशल है। तो दोस्तों, आज है बुद्ध पूर्णिमा। तो आइए जानते हैं इसके पीछे का रहस्य। ऐसा माना जाता है कि वैशाख माह की पूर्णिमा को गौतम बुद्ध का जन्म कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी में हुआ था। उन्हें एशिया का ज्योतिपुंज या एशिया का प्रकाश भी कहा जाता है। इस वर्ष बुद्ध जयंती या बुद्ध पूर्णिमा 23 मई को मनाया जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र द्वारा किस दिन को विश्व फुटबॉल दिवस घोषित किया गया? ऑप्शन है 23, 24, 25 या फिर 26 मई को। उत्तर है ऑप्शन सी, 25 मई। 7 मई 2024 को 193 सदस्यों वाली संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 25 मई को प्रतिवर्ष विश्व फुटबॉल दिवस के रूप में नामित करने का प्रस्ताव पारित किया। संयुक्त राष्ट्र में लीबिया के राजदूत ताहिर अल सोनी ने प्रस्ताव पेश किया, जिसे सर्वसम्मति से समर्थन मिला और 160 से अधिक सदस्य देशों द्वारा सहप्रयोजित किया गया। फुटबॉल की वैश्विक लोकप्रियता पर प्रकाश डालते हुए राजदूत ने दुनिया भर के कस्बों, शहरों और गाँवों इसकी सर्वव्यापकता पर जोर दिया। पर हमारे यहाँ तो IPL ही चलते हैं भाई। तो अगला और पांचवा सवाल है, पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी का हाल ही में 72 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वह किस भारतीय राज्य में सेवारत थे? ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान या फिर गुजरात। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, बिहार। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी का हाल ही में 72 वर्ष की आयु में निधन हो गया। सुशील कुमार मोदी भारतीय जनता पार्टी से जुड़े एक प्रभावशाली भारतीय राजनीतिक थे। उन्होंने बिहार से राज्यसभा में सांसद के रूप में कार्य किया और बिहार सरकार में विभिन्न प्रमुख पदों पर भी कार्य किया, जिसमें उप मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री का पद शामिल है। तो अगला सवाल जानने से पहले अगर आपको भी अपने जीवन में बहुत आगे जाना है तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब या फॉलो
फॉलो करके कमेंट में इस वीडियो के लास्ट में पूछे गए सवाल का जवाब जरूर बताइएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। न्यायमूर्ति सुष्मिता फुकनखोर और न्यायमूर्ति मिताली ठाकुरिया को किस उच्च न्यायालय का स्थायी न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? ऑप्शन है गुवाहाटी, कोलकाता, बम्बई या फिर इलाहाबाद हाई कोर्ट। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन है गुवाहाटी हाई कोर्ट। उच्चतम न्यायालय कॉलेजियम ने गुवाहाटी हाई कोर्ट में न्यायमूर्ति सुष्मिता फुकनखोर और न्यायमूर्ति मिताली ठाकुरिया की स्थानीय नियुक्ति को मंजूरी दी है। दोनों अपनी नई स्थानीय नियुक्ति से पहले अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में कार्यरत थी। इस निर्णय से गुवाहाटी उच्च न्यायालय पर प्रभाव पड़ेगा तथा उनकी न्यायिक शक्ति बढ़ेगी। संविधान के अनुच्छेद 217 के अनुसार राष्ट्रपति द्वारा किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति करने से पहले राज्य के राज्यपाल और भारत के मुख्य न्यायाधीश के बीच में परामर्श किया जाता है, उसके बाद ही फैसला लिया जाता है। एशिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कन्वर झील किस भारतीय राज्य में स्थित है? ऑप्शन है पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश या फिर उड़ीसा। उत्तर है ऑप्शन बी बिहार। बिहार की एकमात्र रामसर साइट कान्वर झील अतिक्रमण और सूखने के कारण अस्तित्व की चुनौती का सामना कर रही है। इसे काबरताल झील के नाम से भी जाना जाता है। यह बिहार के बेगूसराय जिले में स्थित है। यह एशिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है और जलीय जीवन की विभिन्न प्रजातियों के लिए एक महत्वपूर्ण अर्धभूमि आवास है। मानसून के मौसम में झील का क्षेत्रफल लगभग 66.5 वर्ग किलोमीटर होता है, लेकिन शुष्क मौसम में यह क्षेत्रफल काफी कम हो जाता है। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड मतलब एनएसजी और अमेरिकी विशेष अभियान बलों ने 2024 में वार्षिक अभ्यास तर्कस के लिए अपना संयुक्त आतंकवाद विरोधी अभ्यास कहाँ किया? ऑप्शन है कोलकाता, नई दिल्ली, मुंबई या फिर हैदराबाद में। उत्तर है ऑप्शन है कोलकाता। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड मतलब एनएसजी और अमेरिकी विशेष सुरक्षा बल वार्षिक अभ्यास तर्कस के हिस्से के रूप में कोलकाता में संयुक्त आतंकवाद विरोधी मॉक ड्रिल आयोजित कर रहे हैं। इस अभ्यास का उद्देश्य शहरी आतंकवाद रोधी परिदृश्यों में अंतर संचालन, समन्वय और द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ाना है। तर्कस अभ्यास का पिछला संस्करण जनवरी 2023 में चेन्नई में आयोजित किया गया था। कौन सा देश विश्व में अपने सभी ग्लेशियर खोने वाला पहला देश बन गया? ऑप्शन है आइसलैंड, बोलिविया, स्विट्जरलैंड या फिर वेनेजुएला। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, वेनेजुएला कंट्री। वेनेजुएला विश्व का पहला देश बन गया है जिसने अपने सभी ग्लेशियर खो दिए। गंभीर जलवायु परिवर्तन के कारण अंतिम बचा हुआ ग्लेशियर भी काफी हद तक पिघल चुका है, जिसे अब बर्फ क्षेत्र के रूप में वर्गीकृत किया गया है। ग्लेशियर का क्षेत्रफल घटकर 2 हेक्टेयर से भी कम रह गया है तथा यह विशेषज्ञ द्वारा की गई भविष्यवाणी से भी अधिक तेजी से पिघल रहे। इससे पहले वेनेजुएला में 6 ग्लेशियर थे, लेकिन 2011 तक 5 ग्लेशियर गायब हो गए थे और ऐसा लग रहा है कि 2024 में 6वां भी गायब हो जाएगा। तो दोस्तों चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। प्रसिद्ध लेखिका मालती जोशी, जिनका हाल ही में निधन हो गया, को किस वर्ष पद्मश्री पुरस्कार मिला था? ऑप्शन है 2016, 18, 20 या फिर 22 में। उत्तर है ऑप्शन बी 2018। मालती जोशी एक प्रतिष्ठित हिंदी लेखिका थी जो भारतीय साहित्य में अपने योगदान के लिए जानी जाती। 90 वर्ष की आयु में कैंसर से जूझते हुए उनका निधन हो गया। मालती जोशी की साहित्यिक कृतियां हिंदी और मराठी दोनों में सराही गई। उन्हें अपनी कृतियों के लिए प्रतिष्ठित पद्मश्री सहित कई पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। भारतीय साहित्य में उनके योगदान को मान्यता देते हुए उन्हें 2018 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। तो अगला सवाल है, बजर बजने के कारण आज की प्रश्नोत्तरी यहीं पर समाप्त करनी पड़ेगी। उससे पहले चलिए जानते हैं कल के सवाल का सही जवाब क्या था। कल के सवाल का सही जवाब है ऑप्शन बी, इजिप्ट। हाल ही में अब्देल फतेह अल सीसी ने इजिप्ट देश के राष्ट्रपति के रूप में शपथ लिया है। तो दोस्तों चलिए देखते हैं आज का सवाल क्या है। विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप कहाँ आयोजित किया जा रहा है? ऑप्शन है फादर ऑफ कोरोना में, मैप ऑफ डॉग में या फिर जापान में या फिर नेपाल में। अगर आपको इस सवाल का सही जवाब पता हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर जरूर बताइएगा और अगर ना भी पता हो तो तुक्का लगाइएगा। कल सुबह 6 बजे फिर मिलते हैं 24 मई 2024 के करेंट अफेयर के वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।